Hi students, your physics core ma'am is back with a much awaited video that is best way to study class 11th physics। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि हम क्लास 11th की फिजिक्स को बेस्ट तरीके से कैसे पढ़ सकते हैं। आज मैम आपके साथ वो डिस्कस करने वाली है। सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू अवर 9th and 10th चैनल एंड आई एम होपिंग कि आपके लिए ये फिजिक्स सब्जेक्ट जो है एक भूत की तरह नहीं है। आप इससे बहुत ज़्यादा डरते नहीं हैं बेटा। अगर आप डरते हैं तो ये आपको और डराते जाएगा, है ना। और कैसे इसको डराना है वो आज मैम बताइए, वो स्कीम आज मैम आपको बताने वाली है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले किस किस के मन में ये थॉट चल रहा है, यार पंगा ले लिया है फिजिक्स को चूज करके। यानी कि अगर आप मेडिकल या नॉन मेडिकल के एस्पिरेंट हैं, आपने मेडिकल या नॉन मेडिकल चूज कर लिया है, तो किस किस के दिमाग में एक ही थॉट आ रहा है बार बार इस फिजिक्स सब्जेक्ट को लेकर कि पंगा ले ले यार, बहुत बड़ा पंगा ले लिया है, इसको हम कैसे पार करेंगे, ये नैया को हम कैसे पार करेंगे। तो बेटा ये वाले थॉट पे आज मैम आपके साथ चर्चा करने वाली है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आई एम गोइंग टू डिस्कस द मेन प्रॉब्लम्स। आपको बहुत ज़्यादा रिलेटिंग लगेंगी यार, वही प्रॉब्लम्स लिखी हैं जो बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेजेस किया है, मैम ये प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, मैम ऐसा हो रहा है, मैम वैसा हो रहा है। सो पहले आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम्स एंड देन आई विल बी गिविंग यू द सोल्यूशन फॉर दैट। सबसे पहला प्रॉब्लम जो आप फेस कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मैसेज किया, मैम क्लास 10th में तो हमारा इतना सिलेबस नहीं था, अभी जब हम क्लास 11th में आए तो हमारा सिलेबस ही इतना बढ़ गया है ना। अगर आप टर्म 2 का याद करो, आपने साइंस में क्या पढ़ा था, 2 चैप्टर थे, है ना। आपके लिटरली बेटा 2 चैप्टर आए थे और उसमें ही आपकी हवा टाइट हो रखी थी कि यार इतना ज़्यादा फिजिक्स कैसे पढ़ लेंगे हम। तो बेटा अभी क्लास 11th में तो ऐसा सब पढ़ लेट के तुम तो बावले हो गए होंगे कि यार ये तो चैप्टर ख़त्म ही होने पे नहीं आ रहे हैं, एक एक डेरिवेशन इतनी लंबी लंबी है, कैसे करेंगे इसको सॉल्व। तो फर्स्ट प्रॉब्लम आपके दिमाग में, सबके दिमाग में होगी ह्यूज सिलेबस। सेकेंड प्रॉब्लम जो आपको आ रही होगी दैट इज़ लॉन्ग चैप्टर्स। क्लास 10th के चैप्टर्स इतने बड़े बड़े नहीं थे, है ना, बट यहाँ में प्रॉब्लम ये है कि एक चैप्टर शुरू होता है, खत्म ही होने को नहीं आता, और जब तक वो खत्म होने को आता है स्टार्टिंग का कुछ याद नहीं रहता कि ये चैप्टर कहाँ से स्टार्ट हुआ था, हमको याद ही नहीं आ रहा है, मैम ने फर्स्ट लेक्चर में क्या करवाया था ये तो हम भूल ही गए हैं। तो ये 2 प्रॉब्लम्स तो बड़ी कॉमन है। नेक्स्ट अगर आगे हम चले, ऑलमोस्ट ऑल न्यू कंसेप्ट्स। बेटा ऐसा कहते हैं कि जो 9th क्लास होती है और 11th क्लास होती है और जो 10th क्लास होती है और 12th क्लास होती है, ये लिंक्ड होती है कि 9th के कंसेप्ट 11th में आते हैं, 10th के कंसेप्ट 12th में आते हैं। जैसे कि आप सिंपली इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात करो तो आपने क्लास 9th में पढ़ रखे हैं वो, है ना, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। फिर आगे 11th में आप काइनेमेटिक्स पढ़ते हो, तो आपको लगता है ऐसा रिलेटेड, बट ऑलमोस्ट बेटा सारे के सारे जो कंसेप्ट्स रहते हैं वो न्यू ही रहते हैं, इतना कुछ ज़्यादा रिलेटिव नहीं होता है। ऐसा सोचो कि अगर 10वीं कक्षा यहाँ थी ना, तो एक सीढ़ी चढ़कर आप 11th नहीं आए हो, आप सीधा 100 सीढ़ियाँ चढ़कर 11th आने वाले हो, ठीक है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि 10वीं के बाद 11वीं में आ गए हैं तो सेम मिलते जुलते कंसेप्ट्स हैं बेटा, बट आपको बता दूं कि यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट्स क्या होते हैं, न्यू होते हैं। नेवर एंडिंग न्यूमेरिकल्स, बहुत बड़ी प्रॉब्लम, इतनी आदत ही नहीं होती है हमको छोटी क्लासेस तक। हम क्या सोचते हैं कि छोड़ो पर है यार, थोड़े से तो न्यूमेरिकल्स हैं, अगर हम सिर्फ थ्योरी डेरिवेशन भी कर जाएंगे, न्यूमेरिकल्स छोड़ देंगे, वहाँ पे सॉल्व भी नहीं करेंगे, वो वाला पार्ट अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे। पर बेटा यहाँ पर ऐसा नहीं चल सकता है ना। ये जो नेवर एंडिंग न्यूमेरिकल्स वाली चीज़ है ना, आप इसको कब तक छोड़ते जाओगे, एक लिमिट है इसको छोड़ने की, है ना। ऐसा नहीं है कि एक चैप्टर में आपके सिर्फ 5 या 10 टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं बस हो गया, नहीं, अ लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स आर देयर, नेवर एंडिंग न्यूमेरिकल्स, दीज आर द प्रॉब्लम्स आई एम टेलिंग यू। अभी सोल्यूशन बताऊंगी इसका, डरो मत। नेक्स्ट इज इफ यू आर वीक इन मैथमेटिक्स देन इट इज प्रॉब्लम फॉर फिजिक्स। अगर आप वीक है मैथमेटिक्स में बेटा जी तो प्रॉब्लम होगी आपको फिजिक्स में। एक्चुअल प्रॉब्लम न्यूमेरिकल्स में जो बच्चा फेस करता है ना, वो क्यों फेस करता है, बिकॉज उसकी मैथ्स वीक है। बिकॉज कहते हैं बेटा एक बहुत अच्छी बात, दैट मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, है ना। यानी कि अगर आपको फिजिक्स से प्यार करना है तो आपको मैथ्स से प्यार करना पड़ेगा। आपको बेसिक मैथ्स की नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या अप्रोच रहनी चाहिए आपकी, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस वीडियो, बी देयर टिल द एंड। अभी मैं आपको सिर्फ प्रॉब्लम्स बता रही हूँ, ये सारी चीज़ें आप फेस कर रहे होंगे। अभी आपने जैसे जैसे अभी 10th से बेटा 11th में आए हैं, आप सेशंस ले रहे हैं, कईयों ने तो अभी पढ़ाई शुरू ही नहीं की है, एकदम मौज मार रहे हैं, कोई नानी घर गया हुआ है, कोई छुट्टियाँ मना रहा है, कोई सोच रहा है
अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, कोई बात नहीं, अगस्त में कर लेंगे जाके, जुलाई एंड में देखेंगे, अभी क्या है, अभी तो मौजे मारते हैं। बेटा मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रॉब्लम्स है ना ये बढ़ती ही चली जाएंगी, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज वाली प्रॉब्लम्स हैं, ये कोई एक्सपोनेंशियल डिक्रीज वाली प्रॉब्लम्स नहीं है। नेक्स्ट अगर बात करें बेटा अंडर कॉन्फिडेंट एंड ओवर जजिंग, बहुत सारे बच्चे इस टाइम पर क्या हो रहे हैं, अंडर कॉन्फिडेंट एंड ओवर जजिंग हो रहे हैं। मतलब बेटा अपने ऊपर भरोसा ही नहीं है तुमको। अब एक लड़की है, आई डोंट रिमेंबर द नेम, बट शी टेक्सटेड मी कि मैम मेरा ना ख्वाब है नीट क्रैक करना, एंड मैम उसमें ना मुझे अब ये फिजिक्स में ना मुझे डर लग रहा है कि मुझे फिजिक्स डुबा देगी। बेटा अभी आपको दिन ही कितने हुए हैं, है ना, आपने फिजिक्स को ओवर जज करना स्टार्ट कर दिया, आप अंडर कॉन्फिडेंट हो गए। क्यों, वाई? एक दिन में आपको क्या 2 साल का सिलेबस आ जाएगा? बताओ, नीट क्या आपने अभी कल देना है, या अभी आप 11th में आए हैं, 11th पढ़ेंगे, 12th पढ़ेंगे, आपके पास 2 साल हैं पूरे, उसके बाद आपने नीट के पेपर में बैठना है। अभी से आप कैसे बोल सकते हो भाई कि मैं कर नहीं पाऊंगी क्रैक, मुझे फिजिक्स समझ में नहीं आ रही है? सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्ते में आपने इतने बड़े इतने प्यारे सब्जेक्ट को जज कर लिया। मैम का तो फेवरेट है, यू नो दैट थिंग, है ना, मैम को फिजिक्स का और बोला जाता है, पर बेटा इतने प्यारे सब्जेक्ट को तुमने ओवर जज कर लिया है। क्यों? ये तुमने नहीं किया है, ये जो आसपास वाले कीटाणु है ना, कौन, ये जो फोन करते रहते हैं, हमको भी समझ में नहीं आ रहा है, तुमको भी समझ में नहीं आ रहा है, अरे यार फिजिक्स बहुत बुरी है, इसको छोड़ देते हैं, बाद में देखेंगे, केमिस्ट्री बायोलॉजी कर लेते हैं, या फिर केमिस्ट्री और मैथ्स कर लेते हैं, फिजिक्स को छोड़ दे यार, नहीं समझ में आ रहा है तेरे को, मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है, लीव इट। बेटा ये जो लीव इट का सफ़र है ना, ये एक बार ही अगर स्टार्ट हो गया ना तो इसके ऊपर फुल स्टॉप लगाना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपने एक बार ही बोल दिया ना अपने आप को, अपने फ्रेंड की बात मान के, यार आज छोड़ देते हैं, कल देखेंगे इसको, तो बेटा वो कल कभी नहीं आएगा। मैं तुमको बता दूं, वो पाइल अप होती जाएंगी चीज़ें, वो कल कभी नहीं आएगा। और यही चीज़ है जो तुमको तुम्हारी मेडिकल सीट से दूर लेकर जाएगी। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, बिकॉज वो बच्चा जो फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लेता है, फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लेता है बेटा, उसका नीट का रैंक इधर चले जाता है। बट जिस बच्चे का फिजिक्स वीक है तो बाकी के कंपैरिजन में वो गवर्नमेंट कॉलेज में सीट नहीं होल्ड कर पाता, क्रैक हो जाएगा बट उतने अच्छे मार्क्स से क्रैक नहीं हो पाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलनी मुश्किल हो जाएगी। जेई की बात करूं तो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलनी मुश्किल हो जाएगी इंजीनियरिंग में, है ना। फिर क्या है, फिर माँ बाप का और पैसा लगाऊंगे, है ना, फिर माँ बाप का और पैसा लगाऊंगे, प्राइवेट कॉलेज में जाऊंगे, क्योंकि अगर माँ बाप ने सपना देख रखा है तुमको डॉक्टर बनाने का, तुमने सपना देख रखा है बेटा, अगर तुम मेहनत ही नहीं करोगे उसके लिए दिन रात, है ना, तुम ओवर जज करते रहोगे, ओवर थिंक करते रहोगे, आसपास वाले लोगों के यार ऐसे रूमर्स बहुत फैल रहे हैं, ये वाली कोचिंग नहीं लेंगे ना तो हम नीट नहीं क्रैक कर सकते, हम जेई नहीं क्रैक कर सकते, अगर हम यहाँ से नहीं पढ़ेंगे ना तो ऐसा हो जाएगा। इतने बच्चों के स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए मैम को टेलीग्राम पर कि मैम ऐसा है क्या, तो मैंने उनको एक ही बात बोला, मैंने कहा अगर तुमको बोले कोई खाई में जाके कूद जाओ तो तुम कूद जाओगे? नहीं, अपना दिमाग चलाओ यार, थोड़ा तो अपना दिमाग चलाओ, थोड़ा तो अपने आप पर भरोसा रखो। चिल 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 पिल, मैम हमेशा बोलती है चिल पिल होकर पढ़ते रहो, सारे सब्जेक्ट्स बेटा अच्छे लगने लगेंगे। अभी स्टार्टिंग दौरान, अभी हम आए हैं यार, अभी तो जस्ट देखो क्या चल रहा है, उसको हजम करने की कोशिश करो। तुम तो खाने से पहले ही उल्टी मारते जा रहे हो, है ना, तुम तो देखते ऐसे उल्टी मारते जा रहे हो, भाई खा के तो देखो, क्या पता उसका स्वाद ही बहुत अच्छा हो। ठीक है, चलिए बेटा आगे चलते हैं। दिस इज अ पिक्चर इन फ्रंट ऑफ यू, ये आप हैं और ये 3 रास्ते हैं, 3 टाइप के स्टूडेंट्स बेसिकली मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। आप ज़रूर से कमेंट सेक्शन में ज़रूर से कमेंट करना कि आप इन तीनों में से कौन से टाइप के बच्चे हैं। ठीक है, फर्स्ट इज प्रो लर्नर्स, कौन से? प्रो लर्नर्स। सेकेंड है बेटा जी फिजिक्स फीलिया, थर्ड इज फिजिक्स फोबिया। 3 टाइप के स्टूडेंट्स के बारे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ मैं आपको। फर्स्ट इज प्रो लर्नर्स। बेटा प्रो लर्नर्स कौन से होते हैं? जिनको 9th या 10th में ही ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि उनका एम क्या है, उन्होंने लाइफ में करना क्या है, और उसके लिए वो मेहनत करना पहले से स्टार्ट कर देते हैं। कई बच्चे 11th और 12th का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं 9th और 10th में ही, पहले से ही कोचिंग स्टार्ट कर देते हैं, पहले से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। दे आर प्रो लर्नर्स। ठीक है, दे आर प्रो लर्नर्स। बेटा नेक्स्ट इज फिजिक्स फीलिया। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको फिजिक्स से प्यार होता है, अच्छा लगता है, पर 9th 10th में नहीं स्टार्ट करते हैं।
बट 9th-10th में स्टार्ट नहीं करते हैं, बट दे लव फिजिक्स। इतना ज़्यादा इनका वैर नहीं है फिजिक्स से, इनको अच्छी लगती है फिजिक्स। बेटा तो उस केस में अगर मैं बोलूँ फिजिक्स फीलिया यानी कि ये वो कैटेगरी है जो पहले तो नहीं पढ़ती है, बट जैसे ही क्लास 11th में आती है सीरियस हो जाती है, सब्जेक्ट को ओवर जज नहीं करती है, उसको सब्जेक्ट अच्छा लगना शुरू हो जाता है। फिर आती है थर्ड कैटेगरी, जो यहाँ पर तुम चैट बॉक्स में बैठे हो उसमें से 90% इस थर्ड कैटेगरी में आते होंगे। बताओ फिजिक्स फोबिया, फिजिक्स एक भूत है, फिजिक्स एक चुड़ैल है जो हमको डस जाएगी, खा जाएगी। बताओ निकल गई तुमको फिजिक्स या अभी तुम जिंदा हो? नहीं, तुमने इसको ऐसा ही बना रखा है ना, भूत जैसा। बेटा फिजिक्स फोबिया यानी कि जिनको फिजिक्स का क्या है, डर है। अब तुम बताओ तुम अपनी गाड़ी किस साइड को मोड़ने वाले हो? तुम इसमें से क्या हो, ये हो, ये हो या ये हो? मैम ने तो अपनी गाड़ी यहाँ पर मोड़ी है, फिजिक्स फीलिया में। कहाँ पे? फिजिक्स फीलिया में। बेटा आई वॉज नॉट, मैं सच बोलूँगी, आई वॉज नॉट अ प्रो लर्नर, मैं एक प्रो लर्नर नहीं थी, बट हाँ मुझे फिजिक्स फोबिया भी नहीं था, है ना, फिजिक्स फोबिया भी नहीं था। मैं जब 11th में आई, स्टार्टिंग में मैंने तुम्हारे वाली गलती करी, क्या? उसको जज करने की कोशिश करी। यार मुझे समझ में नहीं आ रहा ये डायमेंशंस क्या है, इतना सा रट्टा थोड़ी मार लेंगे हम। बट वहाँ पर मैं अभी यहाँ पे बोल नहीं सकती, डिस्क्लोज नहीं करूँगी, है ना। मेरी टीचर थे 11th में जिनसे मैंने कोचिंग लिया था। इतना कोई हाई फाई वाला कोचिंग 11th में तो बिल्कुल भी नहीं लिया मैंने, है ना। स्टार्टिंग के दिनों की अगर बात करूँ, बाद में लिया एडमिशन, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, है ना। इतनी भारी कोचिंग लेने का कभी कोई फ़ायदा नहीं होता बेटा। 1-1.5 लाख रुपया फूंक देते हो, कुछ भी नहीं फ़ायदा होता उसका। फिर मैंने एक होम ट्यूशन टाइप बेटा, मतलब जैसे एजुकेटर थे मेरे वो, मतलब उनके साथ थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन सही बैठा मेरा, फैमिली जैसे थे वो, तो बेटा वहाँ से पढ़ाई करनी शुरू करी और मेरा ये कन्वर्जन हुआ। आई बिकेम फिजिक्स फीलिया कैटेगरी स्टूडेंट, यानी कि मुझे फिजिक्स से प्यार होने लगा, धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होने लगी। तो बेटा डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किस साइड को अपनी गाड़ी मोड़ना चाहते हो। अभी तो तुम यहाँ से शुरू हुए हो, क्लास 10th से तुम निकले हो, तुम अपनी गाड़ी किस तरफ को, ये वाली कैटेगरी गाड़ी पहले ही मोड़ चुकी होती है। बेटा अब तुम्हारी मर्जी है कि तुमको कौन सी कैटेगरी में अपनी गाड़ी को मोड़ना है, अपनी गाड़ी को कौन सी कैटेगरी में जाके पार्क करना है। अगर इधर पार्क करोगे, देखो बेटा रो के पढ़ो, हंस के पढ़ो, पढ़ना तो पड़ेगा ही, तो क्यों ना हम इस कैटेगरी में चले जाएं। और इस कैटेगरी में जाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा हमको, देखो इतनी टाइप की फिजिक्स है भाई साहब। फिजिक्स क्या है, बहुत सारे टाइप की फिजिक्स है। बट अगर मैं तुमको बोलूं कि भाई तुम एक दिन में ये सब पढ़ लेना, नहीं पढ़ सकते हो यार। तुम क्यों पहले दिन ही इसको ऐसा जज करने लगे हो कि फिजिक्स में इतना कुछ पढ़ना पड़ेगा, कैसे होगा, क्या होगा। बताओ आज के दिन का खाना तुम आज खा रहे हो, कल के दिन का खाना तुम कल ही खाओगे ना, कल का खाना आज तो नहीं खा लोगे। बताओ ऐसा हो सकता है? और परसों का खाना भी आज ही खा लो, ऐसा नहीं हो सकता ना। रोज़ के काम जो हैं वो रोज़ ही करने पड़ते हैं बेटा, है ना। ऐसा तो नहीं है कि पहले हम 10 दिन का खाना इकट्ठे से खाकर बैठ जाएं, उसके बाद आराम से ऐसा बैठा रहे, नहीं। डेली कंसिस्टेंसी मैटर करती है। अगर आप सच में फिजिक्स फीलिया में अपने आप को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बेटा फॉर दैट कंसिस्टेंसी मैटर्स अ लॉट। यू नीड टू बी कंसिस्टेंट, यू नीड टू बी रेगुलर इन फिजिक्स, यू नीड टू कंट्रोल योर माइंड। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यू नीड टू कंट्रोल योर माइंड। नेक्स्ट बेटा जी, फिजिक्स इज लाइक अ केक। नाउ लेट मी टेल यू कि ये कैसा है। ये केक की तरह है। इस केक में 3 लेयर्स हैं। इस केक में कितनी लेयर्स हैं? 3 लेयर्स हैं। एकदम यम्मी लग रहा है ना, बताओ। ऐसा फिजिक्स तो बड़ा यम्मी लग रहा है, एकदम स्वाद लग रहा है ना। बेटा फिजिक्स इज लाइक अ केक। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं बेटा? इट इज़ हैविंग कंसेप्ट्स, it is having derivation and it is having numericals। ठीक है, it consists of 3 things। एक कंसेप्ट होता है, एक डेरिवेशन होती है, एक न्यूमेरिकल होती है। हर एक का अप्रोच क्या रहना चाहिए, कैसे पढ़ना है, अभी बताऊंगी। ठीक है, पहला आता है कंसेप्ट। आप जैसे कि काइनेमेटिक्स की बात करें, है ना, काइनेमेटिक्स की बात करें, उसमें जब बेटा जी आपके पास सिंपली मोशन इन 1 डायमेंशनल, अभी जब मैं जो पढ़ा रही हूँ सक्षम बैच में, मैं आपको वो बता रही हूँ, मोशन इन 1 डायमेंशन के बारे में पढ़ाना शुरू किया। ठीक है, उसके बारे में लेट अस सपोज मैं आपको वेलोसिटी पढ़ा रही हूँ, एक्सेलरेशन पढ़ा रही हूँ, बेटा मैं उसमें आपको कंसेप्ट से समझाती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ, एग्जाम्पल देती हूँ। उसको होता है कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग। वो होती है कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग कि आपको कोई चीज़ फील हो गई है, आपको कोई चीज़ का कंसेप्ट क्लियर हो गया है कि एक्सेलरेशन क्या है, कि अगर आप सुस्त होकर बैठ रखे हैं, आप अपनी जगह से हिल ही नहीं रहे हैं, तो आप कभी भी एक्सेलरेशन कर ही नहीं सकते।
आपको हिलना पड़ेगा अपनी जगह से, और कैसा हिलना पड़ेगा? चेंज इन वेलोसिटी के साथ, यानी कि वेलोसिटी में क्या होना चाहिए? चेंज होना चाहिए। अगर आप रेस्ट पे हैं, एकदम सुस्त हैं, मम्मी आपको आवाज़ें मार रही है बट आप ठीक है, आप अपनी जगह से हिल ही नहीं रहे हैं, अगर बेटा u की वैल्यू 0 है तो उस केस में एक्सेलरेशन हो ही नहीं सकता। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे कंसेप्ट, छोटी छोटी स्टोरी के साथ, है ना, आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है बेटा, उसी से आपके कंसेप्ट स्ट्रांग होते हैं, और जब आपके कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाते हैं ना, आप किसी भी बच्चे को, इवन कि छोटे बच्चे को भी बेटा, अगर वो पूछे ना दीदी भैया इसका क्या मतलब है ना, इसका क्या मतलब है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, अगर तुम उसके पीछे उसको स्टोरी सुना सकते हो ना बेटा कंसेप्ट बेस्ड, तो इसका मतलब आपका कंसेप्ट स्ट्रांग हो गया है। और क्लास 11th एक ऐसी क्लास है, दिस इज द बेसिक कंसेप्ट बिल्डिंग क्लास। 12th में इतना टाइम नहीं मिलेगा, तब बोर्ड का प्रेशर भी आ जाएगा, है ना बेटा। 11th क्लास ही है जिसमें आप अपने कंसेप्ट को स्ट्रांग बना सकते हो। अगर ये टाइम आपने खराब कर दिया, कंसेप्ट आपके स्ट्रांग नहीं हुए, तो फिर प्रॉब्लम। क्योंकि जेईई नीट का पेपर जो आ रहा है ना बेटा, उसका जो लेवल आ रहा है वो दैट इज नॉट हैर, उसका लेवल बढ़ता जा रहा है। और अगर आपके कंसेप्ट में क्लैरिटी नहीं है ना, देखो बेटा, कई बच्चे सिर्फ न्यूमेरिकल करते रहते हैं और उनको लगता है बस कंपटीशन एग्जाम इज ऑल अबाउट न्यूमेरिकल्स। नहीं, गलत बेटा। अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रांग नहीं है तो आपके न्यूमेरिकल्स कभी भी सॉल्व नहीं होते हैं। बच्चा मुझे पूछता है ना मैम न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व होते, मैं उसको एक ही बात बोलती हूँ, भाई तेरा कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तूने कंसेप्ट को अच्छे से समझा नहीं है, इसीलिए तेरे से न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहा। दूसरी आती है डेरिवेशन कैटेगरी, जो पर्सनली मुझे बहुत गंदी लगती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रट्टाफिकेशन है। नहीं, यहाँ पर भी आपको डेरिवेशन में अप्रोच क्या रखनी है, आई एम गोइंग टू टेल यू। कितना रट्टा मारना है, कैसे रट्टा मारना है, क्या शायद रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है, अभी आई एम गोइंग टू टेल यू। तीसरा है न्यूमेरिकल। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा जी। अगर हम यहाँ पे बोले स्टार्टिंग अर्ली इज द फर्स्ट स्टेप टू अचीव योर गोल्स, सो हैव यू स्टार्टेड और नॉट येट? बेटा सबसे पहले यू नीड टू ब्रश अप योर 9th and 10th कंसेप्ट। उसके लिए मैंने इसी चैनल पे बेटा 2 वीडियोज बनाई है काइनेमेटिक्स की, काइनेमेटिक्स पार्ट 1 और काइनेमेटिक्स पार्ट 2, और एक मैथमेटिकल टूल की भी आपको मिल जाएगी बेटा, है ना। काइनेमेटिक्स पार्ट 1, काइनेमेटिक्स पार्ट 2 एंड मैथमेटिकल टूल्स। बेटा ब्रश अप योर कंसेप्ट्स का मतलब है आपको वो वाले कंसेप्ट्स जो जितने भी 9th 10th के हैं, जो छोटे मोटी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और मोशन, 3D, यानी कि अगर इक्वेशन ऑफ मोशंस पूछूं आपको सिंपली, उनके बेस पे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो काइनेमेटिक्स पार्ट 1 पार्ट 2 में करवा रखे हैं, उनको देखो। ठीक है, उसके बाद लर्न ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक एंड अलजेब्रिक फॉर्मूलाज ऑफ 9th and 10th क्लास। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो बच्चा नहीं करता है, फिर वो ऐसा ही देखता रहता है क्वेश्चन को, ये क्या क्वेश्चन आ गया, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये कैसे कर दिया मैम आपने स्टेप। उस दिन आई वाज टीचिंग इन अ क्लास एंड आपने एक फॉर्मूला देखा होगा, दैट 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2। सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ, है ना। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है, बट जब इसको पुट करो ना फिजिक्स में, तो बच्चे ऐसे देखते रह जाते हैं, यार ये कैसे हो गया, मैम ने ये कैसे पुट कर दिया। बेटा आपको ऐसे ही लगेगा जब तक आप ये चीज़ नहीं करोगे। आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक के जितने अलजेब्रा के और ट्रिग्नोमेट्रिक के 9th 10th में फॉर्मूलाज करवाए गए हैं, मैंने आपको बेटा मैथमेटिकल टूल्स में सेक्शन बैच में जितने फॉर्मूलाज करवाए हैं, आपको जो ई बुक मिली है उसमें बेटा जितने फॉर्मूलाज हैं उसमें आपको उसको ढंग से लिखना है। ठीक है, एक पेज पर उसको ढंग से लिखना है, और जहाँ भी आप बैठ के पढ़ते हो, कोई भी स्टडी टेबल आप उसके ऊपर बैठ के पढ़ते हो बेटा, वहाँ पे आपको पेस्ट करना है। वो क्या करना है? पेस्ट करना है। अगर आप उसको सामने पेस्ट कर लोगे, आप जब गुजरोगे वहाँ पे बैठ के पढ़ोगे, सुबह उठोगे, रात को सोओगे, उससे पहले उसके ऊपर एक नज़र घुमानी है, ऐसे करके पढ़ना भी है, सिर्फ ऐसा देखते नहीं जाना है। ठीक है, उसको एक नज़र घुमा के बेटा पढ़ते रहना है। जब आप रोज एक चीज़ को देखते जाते हो, वो आपको याद होती रहती है। ठीक है, सिमिलरली बेटा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज को भी ऐसे ही अपने सामने पेस्ट करके लगा लेना है। उसके बाद आता है बेसिक मैथमेटिकल टूल्स, लॉ, कैलकुलस, वेक्टर्स, ग्राफ एंड ट्रिग्नोमेट्री। बेटा इसको स्ट्रॉन्ग कर लिया ना तो लाइफ जिंगा लाला। मैं सच बता रही हूँ, जो बच्चा बोलता है फिजिक्स बकवास है, फिजिक्स एकदम गंदा सब्जेक्ट है, डरावना सब्जेक्ट है, हमको नहीं आ सकती है, हम इसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, हमको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है, बेटा वो यहाँ पे मेहनत नहीं कर रहा है। और अगर आपने यहाँ पे मेहनत नहीं करी ना तो आपको ये बर्बाद कर देगी, मैं बता रही हूँ।
है ना, आपको ये बर्बाद कर देगी। क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ है ना बेटा, ये सारे चैप्टर्स में यूज होगा, सारे चैप्टर्स में यूज होगा, चाहे वो कैलकुलस है जिसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आएगा, लॉग के क्वेश्चन का बीच में कोई भी फॉर्मूला यूज हो सकता है, एंड वेक्टर्स हो गया, वेक्टर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसका बिल्कुल बेसिक से करवाया है बेटा आपको, स्केलर एज वेल एज क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं, रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं दो वेक्टर्स का, ऑल द कंसेप्ट्स शुड बी क्रिस्टल क्लियर टू यू इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ माई बैच, है ना। इफ़ यू आर स्टडिंग अंडर मी, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि बच्चे को एकदम अच्छे से क्लियर हो, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें। अगर कुछ डाउट आ भी रहा है तो आई पर्सनली टेक ऑल द डाउट्स ऑन टेलीग्राम, है ना। इफ़ यू आर मैसेजिंग मी, अगर मैं आज नहीं रिप्लाई कर पाई तो विद इन आपको 1 to 2 days रिप्लाई मिल जाएगा, बिकॉज यू नो दिस थिंग, है ना। यू आर नॉट द ओनली वन हु इज़ टेक्सटिंग मैम, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर टेक्सटिंग मैम एंड आई नीड टू रिप्लाई देम, है ना। समटाइम्स ऐसा होता है कि हेल्थ कंडीशंस भी कुछ ऐसी रहती हैं, हम डाउट्स नहीं देख पाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपका डाउट कभी क्लियर ही नहीं होगा। ये हमेशा मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है, जब भी मुझे दिन में टाइम मिले, मॉर्निंग से लेके नाइट तक बेटा, इवन लेट नाइट तक 2-3 बजे तक भी आई क्लियर डाउट्स, ठीक है। सो यू कैन सर्च मी ऑन अर्शप्रीत फिजिक्स, आप लिखेंगे टेलीग्राम पर कहीं पर भी अर्शप्रीत फिजिक्स या फिजिक्स को, और आपको मैं मिल जाऊंगी, ठीक है बेटा। अगर आपको डाउट्स आ रहे हैं ना इनके रिलेटेड, अब ऐसे नहीं मैम कि 5 + 2 7 क्यों हो गया, या मैम 5 × 10⁻² 2 × 3.8 करा तो मैम इसकी कैलकुलेशन बता दो, ये वाले डाउट्स नहीं मैं एंटरटेन करूंगी, पहले ही बता दूं, है ना। ये वाले डाउट्स नहीं मैं एंटरटेन करूंगी, आपको हिंट जरूर दे दूंगी, इन पे नहीं, अगर आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो आपको हिंट जरूर दे दूंगी, बट अल्टीमेटली बेटा मैं स्पून फीडिंग नहीं कर सकती हूँ, है ना। आप अगर बोलो कि मैम आप ना ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके भेज दो हमें, तो बेटा दिस इज नॉट द राइट वे टू आस्क डाउट। डाउट पूछने का भी एक तरीका होता है। जो इंटेलिजेंट बच्चा होता है वो कैसे डाउट पूछता है, मैम व्हाट शुड बी माई अप्रोच इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इट मैटर्स अ लॉट कि आप टीचर से डाउट किस तरीके से पूछ रहे हो, अप्रोच पूछो टीचर से। अगर बेटा आपके टीचर ने ही आपको सब कुछ पढ़ा देना है, आपका जो डाउट है वो बिल्कुल वर्ड टू वर्ड सॉल्व कर देना है, तो इसका मतलब क्या, टीचर ही पेपर कराएगा, है ना। मुझे बताओ, हमेशा टीचर से अप्रोच पूछा करो, मैम ये वाला क्वेश्चन जो है मैं किस तरीके से करूं, उसके बाद ट्राई करो, उसके बाद सोल्यूशन भेजो, उसके बाद भी अगर नहीं हो रहा है तो बोलो मैम आई हैव ट्राइड इट बट स्टिल आई एम नॉट एबल टू सॉल्व इट, मैम कैन यू प्लीज सी माई सोल्यूशन दैट व्हाट इज द मिस्टेक आई एम डूइंग। दिस इज द राइट वे, ठीक है, दिस इज द राइट वे टू आस्क डाउट, ठीक है बेटू। नेक्स्ट अगर बात करें कि कंसेप्ट्स को कैसे करना है बेटा, कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको क्या करना है, आपको मेरी क्लासेस को फॉलो अप करना है। यू नीड टू फॉलो अप माय क्लासेस रेगुलरली अगर आप अपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। बेटा रीड टेक्स्ट बुक, रीड टेक्स्ट बुक। अब बोलते हैं लोग, बहुत लोग बोलते हैं एनसीईआरटी मत पढ़ो, एनसीईआरटी बकवास है। एनसीईआरटी बकवास नहीं है बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एनसीईआरटी माता जी हैं, इनको कभी भी नाराज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी बेटा। कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, उसमें इतनी डीप चीज़ें दे रखी हैं, कई बारी एक बारी में पढ़ने में समझ भी नहीं आती। सो फॉर दैट यू नीड टू फॉलो अ टीचर, है ना, जो आपको अच्छे से करवाए। ग्राफ्स हैं, जैसे कि मैं क्लास में करवाती हूँ बेटा, तो मैं ग्राफ्स हैं तो ग्राफ्स एक्सप्लेन करती हूँ आपको कि ऐसा ग्राफ क्यों बन रहा है ना। एनसीईआरटी वाले ग्राफ्स ही सेम टू सेम डिट्टो एक्सप्लेन करती हूँ। दिस इज द राइट अप्रोच, ठीक है। नेक्स्ट बेटा जी, राइट एंड प्रैक्टिस। आप सपोज करो मैंने आपको कोई डेफिनेशन करवाई है ना, डिफाइन एसआई यूनिट्स, है ना, सिंपल, या फिर डिफाइन डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब देखो, अब इसमें क्या है, मैंने आपको एक डेफिनेशन दी नोट्स में, बट अगर तुम कामयाब होना चाहते हो, तुमको क्या करना है, मैम जो बोल रही है क्लास में, कंसेप्ट समझा रही है, तुमको उसको समझना है। और तुमको जो डेफिनेशन है ना, वो टेपनी नहीं है यार, वो टेपनी नहीं है, वो अपनी लैंग्वेज में लिखनी है, ठीक है। यू नीड टू राइट एंड प्रैक्टिस। बेटा जब तक आप चीज़ों को अपनी लैंग्वेज में लिखना नहीं सीखेंगे ना, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि रट्टा अल्टीमेटली कितना मारोगे बताओ, एक सीमा होती है ना रट्टा मारने की भी। ऐसा थोड़ी है कि वर्ड टू वर्ड एक चीज़ डेफिनेशन की याद हो जाएगी, नहीं। ऑलवेज लर्न वन अप्रोच कि आपको कीवर्ड्स को
अपने नोट्स में अंडरलाइन करना है ना। कुछ भी अगर डेफिनेशन लिख रहे हो उसमें जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो मेंशन करने जरूरी हैं बेटा, उसको कीवर्ड को अंडरलाइन करते चलो। यानी कि जब आप अपनी डेफिनेशन लिख के आओ पेपर में तो वो वाले कीवर्ड्स लिखने जरूरी हैं, ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, अगर मैं डेरिवेशंस की बात कर रही हूँ ना, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट डेरिवेशंस, तो बेटा डेरिवेशंस में राइट एंड प्रैक्टिस के साथ साथ 10% रिमेंबर 90% मैथ्स। इसका मतलब क्या है? ये बहुत बड़ा झूठ है कि डेरिवेशंस को रट्टा मारना पड़ता है। नहीं, बिल्कुल भी रट्टा मारना नहीं पड़ता। अगेन द थिंग इज दैट आपका मैथ स्ट्रांग होना चाहिए। कैसे? सपोज करो बेटा आपने कोई डेरिवेशन स्टार्ट करी, सपोज करो हमने काइनेमेटिक्स की इक्वेशन, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको डिराइव करना है। बेटा एक्सप्रेशन क्या है उसका? एक्सेलरेशन से स्टार्ट होते हैं, दैट चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। इनिशियल वेलोसिटी को हम u ले लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी को हम v ले लेते हैं। बेटा ये क्या है? इनिशियल स्टेप। इसको आपको याद करना है कि हमने डेरिवेशन को यहां से स्टार्ट किया। उसके बाद क्या है? उसके बाद वैल्यूज पुट करो। सिंपली अगर हम वैल्यू डाल देते हैं a इज इक्वल्स टू v माइनस यू डिवाइड में t, a t इज इक्वल्स टू v माइनस ऑफ u, v इज इक्वल्स टू u प्लस a t। अब मुझको एक बात बताओ, ये अगर 100% टोटल डेरिवेशन है बेटा, इसमें सिर्फ 10% यानी कि फर्स्ट स्टेप को हमको लर्न करने की जरूरत पड़ी। अदर देन दैट मैंने इसमें क्या लर्न किया बताओ? कुछ भी नहीं। बाकी ये सब चीज क्या चल रही है? ये सब चीज मैथमेटिक्स चल रही है। सो यू नीड टू रिमेंबर द क्रूशियल स्टेप्स, क्रूशियल पॉइंट्स जो डेरिवेशन में हम ट्विस्ट लेकर आते हैं। स्टार्टिंग का एक स्टेप याद होना चाहिए, उसके बाद कहीं पर भी बीच में कोई ऐसा स्टेप आ रहा है जिसमें आपका ट्विस्ट आ गया, आपने कुछ अजम्पशन ले ली या फिर आपने कुछ ऐसी चीज पुट कर दी या फिर आपने 4 को 2 into 2 लिखा है उस स्टेप में कुछ करने के लिए, उन चीजों को हाईलाइट करके लिखो। पूरी डेरिवेशन कभी भी याद करनी नहीं होती, उसका हमेशा एक एल्गोरिदम दिमाग में याद रखना है। क्या याद रखना है? एवरीबॉडी टाइप इन द चैट बॉक्स एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या है? अभी इसी डेरिवेशन को मुझे अपनी लैंग्वेज में साइड में बबल में लिखना है कि मैंने सबसे पहले एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज किया, उसके बाद मैंने रीअरेंज किया, मेरे पास रिजल्ट आ गया। दिस इज द एल्गोरिदम ऑफ दिस डेरिवेशन। और जब आप इस किसी भी डेरिवेशन का बेटा एल्गोरिदम साइड में बनाकर लिख लोगे, जब आपको रिवाइज करना होगा उस एल्गोरिदम को पढ़ोगे, आपको याद आ जाएगी डेरिवेशन कैसे किया था। उसके बाद आप डेरिवेशन को पढ़ोगे तो बहुत ईजिली आपको चीजें, स्मूथली चीजें आपकी होती चलेंगी। ठीक है, दिस इज माई वे टू मेक माई स्टूडेंट्स रिमेंबर डेरिवेशंस। ठीक है, नेक्स्ट बेटा जी न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स में क्या अप्रोच है? रीड एंड राइट डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन, यूज सिंबल्स। आपके सामने कोई न्यूमेरिकल आया, स्टेटमेंट आई, उसमें से डायरेक्ट चीज कुछ भी आपको दे रखी है। सपोज करो बेटा ये वाली जो इक्वेशन थी v इज इक्वल्स टू u प्लस at वाली, इस इक्वेशन में आपको दे रखा है एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 मीटर्स पर सेकेंड का स्क्वायर है, टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड है, और दे रखा है बॉडी इज एट रेस्ट इनिशियली। बॉडी इज एट रेस्ट इनिशियली। बेटा दिस रेस्ट इनिशियली इज इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन। आपको पता है रेस्ट इनिशियली का मतलब क्या हो जाएगा कि u की वैल्यू 0 हो जाएगी, बट दिस इज इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन। दिस इज डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन कि आपको डायरेक्टली वैल्यूज दे रखी हैं, आपको सीधा नहीं बोला कि u की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन। आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आता है, आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन उसमें से निकाल के लिखो, उसके बाद उस पर अप्रोच लगाओ। ठीक है, थिंक इन रिवर्स डायरेक्शन। बेटा न्यूमेरिकल निकालने का तरीका हमेशा एक ही है, रिवर्स डायरेक्शन में। देखो आपको बोला गया कि आपको निकालना है फाइनल वेलोसिटी, है ना, फाइनल वेलोसिटी। आपके दिमाग में एक चीज आ जानी चाहिए, फाइनल वेलोसिटी हम किस किस तरीके से निकाल सकते थे? फाइनल वेलोसिटी हम किस किस तरीके से निकाल सकते थे? बेटा एक ये वाली इक्वेशन होती है, ये वाली होती है, 2 इक्वेशंस आपके दिमाग में आनी चाहिए थे, है ना। अब इसमें पूछूं तो आपको दिमाग में इन दोनों को कंपेयर करके दिमाग में फाइनलाइज कर लो, यार इसमें s की वैल्यू नहीं पता, ये वाली इक्वेशन नहीं लग सकती। रिवर्स डायरेक्शन में थिंक करना है। कैसे डायरेक्शन में? रिवर्स डायरेक्शन में, ताकि आपकी अप्रोच जो सही है आप उसी को लगाकर आगे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सको। ठीक है, नेक्स्ट इज रिमेंबर कन्वर्टिंग इन टू यूनिट्स। बेटा SI यूनिट्स में बहुत बच्चे गलती करते हैं, कन्वर्ट नहीं करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है न्यूमेरिकल्स में, कन्वर्ट करना नहीं भूलना है SI यूनिट्स में। देन लर्न कैलकुलेशन सॉल्विंग टेक्निक्स इन फ्री टाइम। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम बोलते हैं कि हम न्यूमेरिकल में, मैम प्रॉब्लम क्या होती है, हम ना फॉर्मूला भी यूज कर लेते हैं, उसमें वैल्यूज भी पुट कर लेते हैं मैम, पर आंसर नहीं आ पाता, हमारी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है। बेटा
कैलकुलेशन जिस टाइम पर रील्स देखते हो ना खुल खुल के इंस्टाग्राम की, फजूल में टेलीग्राम के पता नहीं कौन कौन से ग्रुप बनाकर उसमें बतियाते हो सारा दिन, भाई तेरा कितना हुआ, मेरा कितना हुआ, ये वाला ही क्लास का ये वाला डीपीपी दे दे, ये वाला कर दे, वो वाला कर दे, सब पे नज़र है हमारी, हम आपको बता दें एक बात, ठीक है। तो बेटा एक बात का ध्यान रखिए, जिस टाइम पर आप अपना फजूल टाइम वेस्ट कर रहे हो ना उस दुनिया के साथ, जो दुनिया पढ़ लेगी कामयाब हो जाएगी और तुम पीछे रह जाओगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही करते हैं, बोलते रहते हैं कि हम नहीं पढ़ रहे हैं, हमको ऐसा हो रहा है, हमको वैसा हो रहा है, बट बेटा पढ़ने वाले बच्चे पढ़कर निकल कर रैंक लेकर सेट भी हो जाएंगे और तुम ऐसा हैरान हो जाओगे। पर्सनली एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, है ना, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। जो ऐसा ज़्यादा मुंह बनाते हैं ना, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमको ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, बेटा वो छुपा रुस्तम होते हैं, ठीक है। तो भावनाओं में बहा मत करो, इतना जो तुम भावनाओं में बह जाते हो ना, सबको ही समझ में नहीं आ रहा था, ऐसा हो गया था, तो बेटा सबको ही समझ में आ रहा था, बट सबने ही आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करी, है ना। और अगर आप बेवकूफ़ बन गए तो फिर क्या, है ना। तो आपको स्मार्टली एक्ट करना है। लर्न कैलकुलेशन सॉल्विंग टेक्निक्स इन फ्री टाइम। बेटा स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लॉग, एंटी लॉग, इनके रिलेटेड वीडियोस देखा करो जब फ्री होते हो, ठीक है। इनके रिलेटेड ट्रिक्स मैं भी बनाऊंगी, शॉर्ट वीडियोस आपको हेल्प करने के लिए, ट्रिक्स बताया करूंगी आपको। बेटा ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, अगर आप इनके ऊपर होल्ड डालोगे ना, मतलब अच्छा होल्ड ले लोगे, डालोगे नहीं, होल्ड ले लोगे, यानी कि आप इनके ऊपर भी मेहनत करोगे ना बेटा साथ साथ, तो कैलकुलेशन स्ट्रांग होती चलेंगी, ठीक है, कैलकुलेशन स्ट्रांग होती चलेंगी। उसके बाद आपको सारे कांस्टेंट्स की वैल्यूज याद होनी चाहिए बेटा, जैसे कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है ना, देन चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है। सपोज करो क्वेश्चन आ गया कोई, है ना, सपोज करो क्वेश्चन आ गया, उसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की यूज की वैल्यू, मतलब आपको फॉर्मूला पता है, उसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है, बट आपको वैल्यू याद नहीं है और क्वेश्चन में दे नहीं रखी, उस फॉर्मूला को याद करने को फायदा हुआ। इसलिए आपको कांस्टेंट्स की वैल्यू भी याद होनी चाहिए, जैसे स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁻⁸ मीटर्स पर सेकेंड, है ना। यू बीइंग अ फिजिक्स स्टूडेंट यू शुड लर्न ऑल द कांस्टेंट वैल्यूज। नहीं याद होंगी, फिर से बोल रही हूँ, एक दिन में नहीं होंगी, एक दिन में सब परेशान नहीं हो जाता, यार सबको याद हो जाता है, मेरे को याद नहीं होता, ये कांस्टेंट वैल्यू कैसे याद करूँ मैं, ऐसे रोंडी पिटी नहीं शुरू करना ना, है ना। एकदम तो तुम रोने बहुत जल्दी लग जाते हो, एक तो वो रोना नहीं है, ठीक है, वो रोना नहीं है, टाइम के साथ साथ सब चीज़ें याद हो जाएंगी। एक जगह पर नोट्स बनाते चलो, दूसरों पर निर्भर मत रहो कि आपको सब कुछ पका पकाया मिल जाए, कुछ भी ना करना पड़े, बस उसका प्रिंट आउट निकाले और ऐसे बैठकर उसको पढ़े और पढ़ते पढ़ते ऐसे धम करके सो जाए। जब तक आप दूसरों के नोट्स पढ़ते रहोगे, जब तक आप दूसरों पर ही सिर्फ निर्भर रहोगे, खुद अपने नोट्स नहीं बनाओगे। अगर नोट्स मिल रहे हैं बेटा आपको, मैं आपको नोट्स दे रही हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि आपको हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाने हैं। यू नीड टू मेक योर हैंड रिटन नोट्स। अगर कोई टीचर आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा है तो बेटा मैं कुछ ऐसे बोलूँगी नहीं अब, बट मैं ये चीज़ बोलना ज़रूर चाहूँगी कि अगर आप जब तक मेहनत नहीं करोगे, दूसरों की चीज़ों पर पलते रहोगे, तो बेटा कामयाबी आपके कदम नहीं चूमेगी। अगर आपको कामयाब होना है तो अपनी कलम चलानी पड़ेगी, बहुत ज़रूरी है, ठीक है बेटा। गिव योर 100%। न्यूमेरिकल्स में एकदम ऐसे रोने वाली शक्ल नहीं बनानी है ना। न्यूमेरिकल देखते ही मैम मेरे से नहीं हो रहा, ऐसी शक्ल में नहीं बनाना है, ठीक है। आंखें नहीं दिख रही ना, लो आंसू बना दो। हमेशा अगर आप इस अप्रोच से चलोगे, हमेशा अगर आप इस अप्रोच से चलोगे तो आपको न्यूमेरिकल अच्छे लगने लगेंगे, ठीक है, ठीक है बेटू। ये बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको फॉलो अप करनी है अगर आप फिजिक्स में शुरू से ही कामयाब होना चाहते हैं। पे अटेंशन ड्यूरिंग लाइव क्लासेस, डोंट मिस लाइव क्लासेस। इफ़ यू आर मिसिंग क्लासेस एंड यू आर सीइंग द रिकॉर्डिंग पार्ट, बेटा इट डजंट हेल्प यू एट ऑल, बिकॉज लाइव क्लास में जो इंटरेक्शन होती है, जो एक बूस्ट मिलता है जब आपका नाम मैम की स्क्रीन के सामने निकलता है, बेटा मैम की आंखों से गुजरता है, मैम को वो चीज़ें याद होती हैं कि कौन सा बच्चा कितना अटेंटिवली क्लास में पार्टिसिपेट कर रहा है, वो सब चीज़ दिखती है। अब अगर हम नाम लेते रहेंगे तो पढ़ाएंगे कब, है ना, मैं वही बात बोलूँ, नाम लेते रहेंगे पढ़ाएंगे कब। तो इसका मतलब बेटा जी आपको लाइव क्लासेस मिस नहीं करनी, लाइव क्लासेस डेली अटेंड करनी है, ठीक है।
फ्लो चार्ट टू बी प्रो इन न्यूमेरिकल्स, ये फ्लो चार्ट को अपने दिमाग में घुसा लो, ठीक है, दिमाग में घुसा लो। क्या, कैसे न्यूमेरिकल्स को अप्रोच करना है बेटा? सबसे पहले कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना है, फिर उसके ऊपर बेस्ड सॉल्व्ड एग्जाम्पल करना है। जी हाँ, बिल्कुल सॉल्व्ड एग्जाम्पल, अनसॉल्व्ड पे सीधा हाथ नहीं डाल लेना। सॉल्व्ड एग्जाम्पल उस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड करने हैं, फिर से रिवाइज करना है कंसेप्ट को, फिर से रिवाइज करना है कंसेप्ट को। उसके बाद मैम ने फिर से रिवाइज कंसेप्ट लिखा है, क्यों भला? क्योंकि तुम यहाँ पे रिवाइज नहीं करोगे, मुझको पता है तुम सुस्त हो, तुमने यहाँ पे इसको दोबारा से रिवाइज नहीं करना, तुमने सीधा यहाँ पे जाना है अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स में। बेटा रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है कंसेप्ट को दोबारा से, जब आप अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स पे जा रहे हो उससे पहले। उसके बाद आप ट्राई करोगे अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस, बट कौन से वाले? इजी वाले। अगर आप डिफिकल्ट सीधा क्वेश्चन उठा लोगे बेटा तो प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी। धीरे धीरे लेवल बढ़ाना है अपना। ऐसा नहीं है कि एकदम अगर आप बोलो कि आपको पुलाव बनाना है और आप सब्जियां चावल नहीं डाल रहे हो, सीधा का सीधा आप कढ़ाई को गैस पे रख रहे हो और आप सोच रहे हो कि इसमें सब कुछ बन जाए, तो बेटा मैं आपको बता दूं कि अगर आपने सारा सामान डाल दिया और आपने नीचे से गैस ही ऑन नहीं करी तो पुलाव नहीं पकेगा, कच्चा खाना पड़ेगा। तो ये क्या है ना बेटा, ये ऑन करने का प्रोसीजर है, अपने आप को बूस्ट करने का प्रोसीजर है कि पहले उन चीज़ों से स्टार्ट होना है जो चीज़ें इजी हैं, इजी से हार्ड की तरफ बढ़ते चलना है, ठीक है। यही चीज़ जो है हम सक्षम बैच में भी अपना रहे हैं। अभी जो हम अप्रोच रख रहे हैं वो इजी रख रहे हैं। बाय द टाइम जैसे जैसे बेटा जी हम आ जाएंगे, अगस्त सितंबर वाले टाइम में आ जाएंगे, वो चीज़ें बढ़ती चलेंगी, है ना। अभी से अगर मैं तुमको इतना ज़्यादा हार्ड दे दूंगी ना, या फिर हम तुमको सारी की सारी ई बुक्स दे देंगे ना, तो तुमको तब भी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि बच्चे की फितरत है क्या सब कुछ खोल खोल के एक बार देखना है, क्या है, कौन सा सिलेबस है, कितना सिलेबस है। अरे थम जाओ, अभी जितना जितना दे रहे हैं धीरे धीरे से सिर्फ उतना उतना करते चलो, ठीक है। नेक्स्ट बेटा जी, लास्ट में आपको क्या करना है, दोबारा से कंसेप्ट रिवाइज करके हार्ड न्यूमेरिकल्स को ट्राई करने की कोशिश करनी है। व्हाट्स एवर बुक यू आर फॉलोइंग, रेफरेंस बुक जो भी फॉलो कर रहे हो, उसका जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस है वो ट्राई करना है, ठीक है। सो दिस शुड बी योर अप्रोच इफ यू वांट टू बी प्रो इन न्यूमेरिकल सॉल्विंग, ठीक है बेटा जी, दिस शुड बी योर अप्रोच। सो अगर आप ये सब तरीके अपनाएंगे तो ये फियर थ्रू फिजिक्स कोर मैम प्रो टिप्स किस में चेंज हो जाएगा, लव में चेंज हो जाएगा। फिजिक्स लव किस में चेंज हो जाएगा, फिजिक्स लव में चेंज हो जाएगा। बेटा अगर आप मेरे से पढ़ रहे हैं फिज़िक्स तो मैं आपको शॉर्टी से कह सकती हूँ, अगर आप रेगुलर हैं, अटेंटिव हैं, चैट नहीं कर रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं मैम की बात, मैम एक बात को कम से कम 3 से 4 बार रिपीट कर देती है। किसी कंसेप्ट की बात करूँ 3 से 4 बार रिपीट कर देती हूँ, बीच बीच में आपको डेली के डेली TPPs भी देती हूँ ताकि आप उसको सॉल्व कर सको, ताकि आप चेक कर सको कि आपको कंसेप्ट कितना समझ में आया है, कितने उस कंसेप्ट को और समझने की ज़रूरत है। तो बेटा ये सब चीज़ें जो चलती हैं वो कहाँ चलती हैं बेटा, सक्षम बैच में अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली, इफ़ यू आर स्टिल नॉट अ स्टूडेंट ऑफ सक्षम बैच देन यू आर डूइंग मिस्टेक। क्योंकि बेटा जो आसपास से आप चीज़ें सुन रहे हैं ना, तो बेटा एक बात याद रखना, जो भी आपका एम है लाइफ में, मैं आज आपको बता रही हूँ, अगर आप नीट क्रैक करना चाहते हैं, आप जेई क्रैक करना चाहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ खुद तक और अपने फर्स्ट फैमिली पेरेंट्स तक रखना। बेटा ये जो बाहर की दुनिया है ना बहुत ख़राब है, सच बोल रही हूँ, बहुत ख़राब है। ये तुमको गुमराह करने की कोशिश करेगी, ये तुमको दूर भेजने की कोशिश करेगी तुम्हारे गोल से। और अगर तुम उनके रास्ते पे चल दिए ना, जो कि वो चाहते हैं, तुम उनके रास्ते पे चल दिए तो बेटा बहुत ज़्यादा पीछे रह जाओगे, और इतने ज़्यादा पीछे हो जाओगे कि जब तक तुमको रियलाइज़ होगा यार मैं तो यहाँ पे कुछ गया ही नहीं, और बाकी जो गए थे उन्होंने मुझे बोला वहाँ पे कुछ ऐसा था वैसा था, जो भी बात थी, है ना। तो बेटा अगर आप उनके रास्ते पे चल रहे हो ना, तो मैं आपको बता दूं दुनिया बहुत स्मार्ट है आजकल, दुनिया आगे निकल जाएगी, तुम पीछे रह जाओगे। स्मार्ट वर्क, अपना दिमाग यूज़ करो बेटा। अभी भी अगर तुम स्टार्ट नहीं हुए हो, अभी भी तुम ओवर जजिंग हो किसी सब्जेक्ट को लेके, तो प्लीज़ स्टॉप ओवर जजिंग, दिस इज़ द टाइम फॉर एक्शन। स्टॉप थिंकिंग एंड
start doing hard work. Hard work always pays off. And if you are still not a part of my army, hashtag PK Army, तो बेटा this is the right time now. Go and enroll under Saksham batch. The link is already provided in the description box. It is already pinned. You have to use ma'am's code as S549. You have to use the code as what beta ji? S549, and automatically your name will come under Physics Core Ma'am students. ठीक है, तो Physics Core Ma'am के students के अंदर आप enroll हो जाएंगे and आपको पता है फिर आगे, है ना, आगे जो सफ़र रहने वाला है. अगर आप कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हैं, आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए. आई विल एग्जैजरेट दैट प्रॉब्लम टू द टीम एंड वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाएगी. सो दिस इज़ द फ़ायदा ऑफ एनरोलिंग अंडर मैम. ठीक है, कि मैम आपको पर्सनल अटेंशन भी साथ में देती है. चलिए बेटा, सो इसके साथ मैं अभी आपको ये सिर्फ बोलना चाहूँगी, फाइनल कंक्लूजन बेटा ये बोलना चाहूँगी दैट फियर को अगर आपको लव में कन्वर्ट करना है, देन कम इन माई आर्मी. हैशटैग PK आर्मी. आ जाइए जल्दी से, हम एकदम फिजिक्स को फोड़ देते हैं. एकदम ये जो आपको डरा रही है ना, इसको डरा देते हैं. सो सी यू ऑल इन द क्लासेस. बाय बाय ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर.